नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। और ये आज अपना केटी सीरीज नॉलेज ऑफ ट्रुथ श्रृंखला का लेक्चर नंबर 5 है। इसे आप टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी मान सकते हो अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी मैं बता चुका हूँ, केटी सीरीज कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए यूजफुल है। अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, प्रोफेशनल हैं या घर में कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए भी यूजफुल है। यानी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल, सत्य का ज्ञान, मतलब एक तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो जलवायु परिवर्तन। बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में आज हम 360 डिग्री में समझने की कोशिश करेंगे। इसके एक एक बिंदु को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में जलवायु परिवर्तन हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या उसमें मनुष्य का कोई बड़ा हाथ है? अगर मनुष्य का हाथ है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है? अगर हमने उसे कम नहीं किया तो फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो ये सारे एस्पेक्ट आज जानने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर का जो नाम है वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आप अपनी स्क्रीन पर इंडेक्स देखते हैं सबसे पहले कि आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टुडे पॉइंट लेके चलूंगा मैं, 360 डिग्री जरूर कवर करूंगा। सबसे पहले इंडेक्स देखिए कि क्या क्या होता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले इंडेक्स देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तपन, भविष्य हमारा खतरे में, इसके बारे में इंडेक्स है। पहला टॉपिक हम देखेंगे परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग की, परिभाषा क्या होती है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने नाम तो सुना होगा, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव जो होता है वो हरित गृह गैसों के कारण होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ओजोन लेयर पे डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर का, ओजोन परत का क्षरण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक नया टॉपिक आता है, कभी कभी सुनने में आता है हीट आइलैंड, यानी गर्मी के आप बोल सकते हो गर्म द्वीप। जैसे बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली मुंबई वगैरह, ये गर्म द्वीप होते जा रहे हैं, हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। उसके बाद में मानव समाज पर वैश्विक तपन का क्या प्रभाव है। इंटरनेशनल बॉडीज और ट्रीटीज, यानी बहुत से लोगों ने इसे समझा कि हाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अब क्या किया जाए कि अब इसे रोकने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों को मिलकर एक सख्त में बैठना चाहिए और संधियां बना करके इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर 2015 में पेरिस फिर 2015 के नवंबर में पेरिस समझौता हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, कॉप हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुआ। अच्छी शुरुआत रही, बहुत अच्छा डिसाइड किया गया कि आगे हमें क्या करना है, फ्यूचर में कैसे ग्रीन हाउस गैसों की कमी लेके आनी है, कैसे तापमान को बढ़ने से रोकना है, ये डिसाइड किया गया। लेकिन धीरे धीरे सन 2017 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप जी ने उसे विदड्रॉ कर लिया, उससे साइन करने से मना कर दिया। तो उसके बाद में लग रहा है कि पेरिस समझौता जो है एक तरीके से अमान्य मान लिया जाएगा, क्योंकि जब तक कोई सबसे बड़ा शक्तिशाली देश ही उसे मान नहीं रहा है तो फिर उसका मतलब कोई एक तरीके से महत्व नहीं रह जाता है। तो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, फिर हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है भविष्य में, अगर हमने नहीं किया तो हमारे साथ में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये सब देखेंगे। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये अपना व्यू चलेगा कि और सब दुनियादारी, पेरिस की ट्रीटीज और ये रियो डे जेनेरियो ट्रीटी, ये सब अपना काम करती रहेंगी, लेकिन अपने लेवल पे हम भी कुछ तो कर सकते हैं, ये हमारा दायित्व भी होता है। तो ये अपने विचार हैं, लास्ट में हम बात करेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं परिभाषा से। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्या होता है वैश्विक तापमान। देखिए, एक्चुअली में जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोला है, आप सब जानते होंगे। शुरुआत में तो ये आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे में ठंडी होती गई, और ठंडी होने के बाद में और आज के समय पे पृथ्वी का जो औसत तापमान है, औसत तापमान यानी पूरी पृथ्वी का सब जगह का मिला के औसत निकाला जाए तो वो निकल के आता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 14 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं 15 डिग्री मिल जाता है, कहीं कहीं 14 डिग्री, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी का मीन सरफेस टेम्परेचर। माध्य सतह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये अपना पृथ्वी का माध्य सतह तापमान है। अब क्या हो रहा है कि पिछले 150 सालों से, जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है 1850 के बाद में, जब से जेम्स वाट जी ने अपना इंजन बनाया था भाप का, उसके बाद में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी इंग्लैंड में, फिर यूरोप में, फिर बाकी पूरे वर्ल्ड में फैलता गया था, अमेरिका जापान चीन वगैरह। इंडिया में सही ढंग से नहीं हो पाया। तो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी हानिकारक गैसें, जो ग्रीन हाउस गैसें भी जिनमें शामिल हैं, वो बाहर निकलने लगी। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हुआ कि जो तापमान है उसमें चेंज आ गया। तो पिछले 100 सालों में करीब करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पिछले 100 सालों में बढ़ गया है।
ये वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो इसे माना जा रहा है कि ये विश्व का जो है वो तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, आगे आने वाले थोड़े से समय में आपको बताने वाला हूँ। तो मीन सतह तापमान से और ये बढ़ जाना ही इसका एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या कहलाता है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का मतलब मैं पहले भी आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ। क्लाइमेट जो होता है वो वेदर यानी मौसम का औसत निकाल लिया जाए तो उसे क्लाइमेट बोला जाता है। तो लॉन्ग रन में किसी भी क्षेत्र के मौसम में एक बड़ा बदलाव आ जाना ही क्लाइमेट चेंज कहलाता है। बड़ा बदलाव इस तरीके से कि शुरुआत में एक फिक्स फ्लो रहता था कि इस समय पे तापमान जो रहेगा या सर्दियां रहेंगी, उसके बाद में बारिश आएगी, उसके बाद में एक तरीके से सर्दियां रहेंगी, उसके बाद में गर्मी आएगी, उसके बाद में बारिश आएगी। लेकिन क्या होने लगा कि सर्दियों की मात्रा कम होती गई, बारिश की मात्रा भी कम हो गई, गर्मियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज होगा बड़े लेवल पे। ठीक है, देखो ग्रीन हाउस गैस थोड़ा थोड़ा जल्दी समझते हैं, उसके बाद में आगे भी समझेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी ऊष्मा और जितना भी तापमान होता है वो सूर्य के कारण होता है। यहाँ पर सूर्य है, ओके, ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, पृथ्वी पर आकर के टकराती हैं। ठीक है, टकराने के बाद में कुछ एक जो किरणें हैं वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, और बाकी किरणें जो होती हैं अवशोषित नहीं हो पाती हैं, जिनका एक डाइपोल हो जाता है, मोमेंट डाइपोल हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, और उनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ से टकराने के बाद में उनकी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है। तो जब ये तरंगें वापस जाती हैं तो इस जगह पे बहुत सारी गैसों का एक आवरण बना हुआ है, जिन्हें GHG बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस है। GHG का, GHG जिनमें जलवाष्प शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, मीथेन शामिल है। इस तरीके से यहाँ पे GHG गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का एक पूरा आवरण बना हुआ है। यहाँ से टकराने के बाद में जब ये किरणें इनके पास में पहुंचती हैं, GHG गैसों के पास में, तो GHG गैसें क्या करती हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं वापस से पृथ्वी की तरफ। इस तरीके से उन्हें परावर्तित कर देती हैं पृथ्वी की तरफ। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी के वातावरण में एंटर तो कर जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती हैं प्रॉपरली। तो उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है वो गर्म रहती है। अगर मान लेते GHG गैसें ना होती, मैं यहाँ पे मान लेता GHG गैसें ना होती, मान लेते हैं, आपको लग रहा होगा कि ग्रीन हाउस गैसें जो है वो नुकसान ही नुकसान पहुंचाती, कुछ अच्छा नहीं करती। अगर GHG गैसें ना होती तो पृथ्वी का जो तापमान होता वो तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस होता। अब तुम अनुमान लगाओ इस तरीके के तापमान पर कोई मनुष्य रह सकता है क्या, -18 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं पृथ्वी से थोड़ी बहुत अवशोषित हो जाती हैं, बाकी टकराने के बाद वापस जाती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो ग्रीन हाउस गैसें पहली बात तो हमारे लिए विलेन नहीं है, एक तरीके से गुंडा का कार्य नहीं कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा एक्सट्रीम किसी का भी हो हमेशा नुकसानदायक होता है। आप ग्रीन हाउस गैसों की अगर एक्सट्रीम तक पहुंच जाएं, अगर संख्या बढ़ने लग जाए, तो क्या होगा कि ये मात्रा ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे मात्रा ज़्यादा होती जाएगी उसके बाद में क्या होगा, सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं सारी की सारी वापस होने लग जाएंगी, रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लग जाएगा। वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह जैसे बोलते हैं, शुक्र ग्रह पे चारों तरफ जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब उनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो सूर्य से आने वाली किरणें अंदर तो प्रवेश कर जाती हैं लेकिन जब बाहर जाने की बारी आती है तो बिल्कुल बाहर नहीं जा पाती हैं, सारी की सारी किरणें उसी पर रह जाती हैं, उसकी सतह पर। तो शुक्र ग्रह जलने लग गया है, शुक्र ग्रह पर आग लग गई, आग लग गई है, तो वो एक तरीके से लाल हो गया है शुक्र ग्रह। ओके, तो ये शुक्र ग्रह है, उस पर आग लग गई है, पूरा का पूरा चमकता है आग के कारण। उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ओके, चलो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंट समझ में आ गए। ग्रीन हाउस गैस जो है वो एक तरीके से आपके लिए विलेन नहीं है। एक एक करके परिभाषा देखते चलते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। मौसम और जलवायु का अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौसम जो होता है एक छोटे से क्षेत्र में छोटे से समय के लिए मौसम बनता है, छोटे से समय के लिए तापमान, जल और वायु का मिश्रण एक तरीके से मौसम होता है। यानी हो सकता है इस पल
तापमान जो है वो ज़्यादा हो रहा होगा, अगले पल हो सकता है बारिश होने लग जाए, और 1 घंटे बाद जो है वो एक तरीके से अगर ठंडी हवा चलने लग जाए तो ठंडा मौसम हो जाए। तो मौसम पल दर पल बदलता रहता है, जबकि जलवायु एक लॉन्ग रन में मौसम का औसत होता है। ठीक है, तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की परिभाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ। क्लाइमेट चेंज इज एनी लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट चेंज इन द एवरेज वेदर ऑफ ए रीजन। किसी क्षेत्र में लंबे समय में मौसम में आए व्यापक बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब क्लाइमेट चेंज कैसे हो सकता है? क्लाइमेट चेंज कैन हैपन ड्यू टू अर्थ्स ओन डायनामिक प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्लाइमेट चेंज दो तरीके से हो सकता है, यानी एक तो पृथ्वी की खुद की डायनामिक प्रोसेस, पृथ्वी स्वतः बहुत सारी क्रियाएं करती रहती है, उनके कारण हो सकता है, या मानव निर्मित हो सकता है क्लाइमेट चेंज, जो बदलाव हो रहा है अभी जलवायु में परिवर्तन। अब जो अर्थ खुद कर रही है उसमें तो हमारा कोई रोल है ही नहीं, मानव निर्मित जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, अर्थ वाले से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। हमें जो कमी ला के आनी है वो इस मानव निर्मित में ही लेके आनी है। ठीक है, तो अर्थ वाले ओन में क्या होता है कि ज्वालामुखी फट रहे हैं, ज्वालामुखी फटने से जो धुआं निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती है, वो भी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली है, बट उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सूर्य की तीव्रता, सूर्य की अगर किरणें ज़्यादा तेज आ रही हैं, सीधी सीधी आ रही हैं, तो वो निश्चित सी बात है, वो टेम्परेचर बढ़ाने वाला है, जलवायु परिवर्तन होने वाला है, बट वो एक तरीके से नेचुरल है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्या है? मानव निर्मित, जो पूरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले, एंथ्रोपोजेनिक जिन्हें बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक मानव निर्मित एक तरीके से जलवायु परिवर्तन। ओके, आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक पॉइंट। हमारी पृथ्वी अपने पूरे जीवन काल में कई बार गर्म एवं ठंडे युगों से गुजर चुकी है। अब तक 5 हिम युग आ चुके हैं। ये शायद आपने सुना होगा, और हॉलीवुड में मूवीज भी आती है आइस एज करके। ऐसा है कि हम जो आज के समय पे मान के बैठे हैं कि हमने ही सब कुछ कर दिया है, हमारे कारण ही गर्म हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सारा कुछ हम कर रहे हो। पृथ्वी की ओन डायनामिक प्रोसेस हो रही हैं। पिछले 4.5 अरब साल में जब से पृथ्वी बनी है, तब से पृथ्वी कई बार गर्म हो चुकी है, कई बार ठंडी हो चुकी है, कई बार गर्म हो चुकी है, कई बार नेगेटिव में तापमान जा चुका है। काफी बार ऐसा वो हुआ है कि पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला गया है, पूरा सागर जम चुके हैं। एक लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था यूएसए के बारे में, कि यूएसए जो था, उत्तरी अमेरिका, शायद थोड़ा सा मैं वर्ल्ड का मैप बना के समझा देता हूँ। उत्तरी अमेरिका इस तरीके से, आपको उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और यूरोप है, अफ्रीका है, एंड इंडिया। ये अपना जैसे कि वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, और बेरिंग जल संधि के बाद में उत्तरी अमेरिका का ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये वाला। और जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ा रहा था अमेरिका के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, तब मैंने ये बात बताई थी कि जब हिमयुग आते हैं तो पूरे विश्व में जितने भी महासागर हैं, महाद्वीप हैं, जहाँ पे भी पानी है वो जम जाता है, आइस एज जब आती है। अमेरिका में 500 साल पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन कुछ एक आदिवासी लोग रहते थे, और वो जब पहुंचे थे, जब यहाँ पे जो बेरिंग जल संधि है ना, इसका पानी जम चुका था, तो वो कुछ आदिवासी लोग इसे पार करके यहाँ पे पहुंच गए थे बेरिंग जल संधि को, और वहां पे रह रहे थे। तो हिमयुग आते रहते हैं, यानी पृथ्वी गर्म भी होती रहती है, ठंडी भी होती रहती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर भी वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी लोग आ चुके हैं जो मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ये मतलब एक तरीके से हवा बनाया हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो पृथ्वी की ओन प्रोसेसेस हैं। हम क्या कर सकते हैं? पहले भी काफी बार पृथ्वी 50 डिग्री 60 डिग्री औसत तापमान में रह चुकी है, पहले भी पृथ्वी काफी बार माइनस में 20-20 डिग्री सेल्सियस में रह चुकी है। तो वो तो पृथ्वी खुद करती रहती है। तब कौन से मनुष्य से, आज से 10 लाख साल 20 लाख साल पहले, तब तो मनुष्य थे ही नहीं। बट ये है कि पृथ्वी अपने जीवन में जो है वो 5 या 6 बार जो है वो कोल्ड युग और वार्म युग से गुजर चुकती है। हाँ, तो इसके कारण भी लोग अलग अलग सोच बनाते हैं। ओके, उसके बाद में एक नया पॉइंट आता है, फूड चेन। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला का इससे क्या मतलब? देखो, खाद्य श्रृंखला का मैं आपको समझाता हूँ, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पहले पढ़ के बताता हूँ, और उसके बाद में स्क्रीन पे, बोर्ड पे समझाता हूँ। There are many food chains on earth. These are sequence of feeding relationship between plants and animal. फूड चेन ये है तो ओरिजिनली टॉपिक आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का,
उसमें समझाया जाता है कि फूड चेन कैसी होती है और फूड चेन में डिस्टरबेंस कैसे होता है। अगर एक भी सब्सटेंस में, एलिमेंट में डिस्टरबेंस हो जाता है तो पूरा का पूरा श्रृंखला कैसे नष्ट हो सकती है, ये समझाया जाता है इकोलॉजी। फिर भी अब मैं समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे सूर्य है, पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का एक ही स्रोत है, वो है सूर्य। जितनी भी हमारे पास में ऊर्जा है वो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। अब हमारे पास में क्या है कि हम डायरेक्टली ऊर्जा को अपने काम में नहीं ले सकते हैं। सूर्य से जो आने वाली किरणें उन्हें हमें डायरेक्टली काम नहीं लेते हैं। तो उन्हें डायरेक्टली काम लेने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जिन्हें बोला जाता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर या उत्पादक। उत्पादक आपने सुना होगा 10th क्लास वगैरह में, ये सब आपने पढ़ा होगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, जल की हेल्प से भोजन बनाते हैं और उस प्रकाश को स्टोरेज एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गए उत्पादक, पहला पहला कौन हो गया, उत्पादक। अब इसके बाद में क्या होता है, इस उत्पादक को, पेड़ पौधों को शाकाहारी लोग खाते हैं, शाकाहारी, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, इन्हें इंग्लिश में हर्बीवोर्स बोला जाता है। ओके, शाकाहारी लोग खाएंगे या शाकाहारी पशु खाएंगे, ओके, कोई बात नहीं। अब शाकाहारी पशुओं को या शाकाहारी लोगों को कौन खाते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी को बोला जाता है अपना कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, ये नाम याद रख लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में काम आएंगे। शाकाहारी को कौन खा रहा है, मांसाहारी। एक नया तरीके का प्राणी आता है या जानवर आता है जिसे बोला जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का कोई भरोसा नहीं, ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है, जब भी जो मौका मिलता है वो कर लेता है। पेड़ पौधों की जरूरत, पहले नॉर्मली ये मांस खाता है, यानी शाकाहारी लोगों को खाता है, या मांसाहारी लोगों को भी खा जाते हैं। जैसे कि अपना शेर होता है, उसको जो भी मिल जाए उसे ही खा जाता है। ओके, शाकाहारी लोगों को खा सकता है या मांसाहारी को। सर्वाहारी को ओमनीवोर बोला जाता है इंग्लिश में। अगर शाकाहारी या जानवर नहीं मिल रहे हैं उसे, तो वो क्या करता है, पेड़ पौधों को भी खा लेता है। ये होता है सर्वाहारी। इस तरीके से ये सर्वाहारी होता है। अब क्या होता है कि जब जब सब लोग ये मरते हैं धीरे धीरे, तो ये मरने के बाद में पृथ्वी पर गिर जाते हैं या पड़ जाते हैं, तो उसके बाद में एक नया शब्द आता है अवशिष्टहारी। अवशिष्टहारी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अपना डेट्राइटिवोर्स, ठीक है। इन्हें अपना पृथ्वी के सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है, सफाई कर्मचारी। ये क्या करते हैं, इनका जो अवशेष होगा, बचा हुआ अवशेष, उसे खाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि गिद्ध, ठीक है, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसे गिद्ध खा लेते थे, ठीक है। ऐसे मांसाहारी को यही खाएंगे, शाकाहारी को भी ये खाएंगे, यानी इनका जो अवशेष बचेगा उसे खाएंगे। खाने के बाद में उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एक दूसरा तरीका निकाल देंगे, अवशिष्टहारी। ये अपना अवशिष्टहारी होते हैं। अवशिष्टहारी निकाल के फाइनल में कुछ बना देते हैं, ह्यूमस वगैरह बना देते हैं, कुछ छोटे छोटे तत्व बना देते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए काम आने वाले हैं आगे समय पे, खनिज के रूप में फॉर्म में निकाल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है, इसे बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब एक सीरीज चलती रहती है, और इसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधों पे शाकाहारी लोग डिपेंड हैं, सर्वाहारी लोग डिपेंड हैं शाकाहारी लोगों पे, मांसाहारी लोग डिपेंड हैं शाकाहारी लोगों पे, अवशिष्टहारी डिपेंड है इन पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्र है जिनमें एक दूसरे पे सभी डिपेंड रहते हैं। तो इसे बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम, कि हाँ बैलेंस बना हुआ है सब में, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब क्या होगा कि ये शब्द मैंने क्यों पढ़ाया, कि जब मैं बात चल रही है जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो श्रृंखला है इसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो पेड़ पौधों के उत्पादन में प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो फिक्स टेम्परेचर रेंज पर ही उन्हें उगाया जा सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उन पेड़ पौधों को नहीं उगाया जा सकता। अगर ये खत्म हो गया ये वाला सिस्टम, तो आगे वाले सिस्टम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, उनको खाने के लिए एनर्जी ही नहीं मिलेगी। अगर शाकाहारी लोग इस तरीके से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन लोगों की संख्या कम हो जाती है या घट जाती है, तो आगे वाले लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये पूरा का पूरा चेन होता है। जैसे कि मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधा है, ये मैं पेड़ बना देता हूँ, एक पेड़ पूरा दोबारा से बनाता हूँ, तब आपको याद भी हो जाएगा। अवशिष्टहारी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने गिद्ध का बताया था, गिद्ध के बारे में आईएएस में एक सवाल आया था, आईएएस के एग्जाम में, कि आजकल गिद्ध दिखते नहीं है, पहले गिद्ध बहुत ज्यादा होते थे। तो दिखने का ना दिखने का कारण क्या है, ना दिखने का कारण ये है कि एक दवाई आती है एंडोसल्फान नाम से, एंडोसल्फान। इससे क्या है कि जानवरों में
जैसे जो भैंस वगैरह होती थी या गाय वगैरह होती हैं, उनके लिए दिया जाता था दूध वगैरह बढ़ाने के लिए, कुछ इस तरीके की प्रोसेस करने के लिए। तो गिद्ध जो होते थे वो मरे हुए अपशिष्ट जानवरों को खाते थे, और अगर उनको ये दवाई दी जाती थी एंडोसल्फान, तो उन जानवरों के अंदर ये दवाई का अवशेष रह जाता था, और वो अवशेष गिद्धों के पेट में चला जाता था बाद में, जब वो अवशेष को खाते थे। एंड गिद्धों की डेथ होती गई, धीरे धीरे गिद्धों का एक अस्तित्व ही खत्म हो गया, आप तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। इसका पूरा एक एग्जाम्पल समझते हैं अभी दोबारा से। सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, यहाँ पे कोई पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ ने क्या किया, सूर्य से प्रकाश की किरणें ली, प्रकाश लिया, नीचे से जल लिया, यहाँ से जल आएगा, नीचे से जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, खनिज लिए, और खनिज लेने के बाद में इन्होंने फल बना दिया या पत्तियां बना दी। ठीक है, पत्तियों को भी जानवर खाते हैं, फल बना दिया, फल में एनर्जी को स्टोर कर दिया, पत्तियों में भी एनर्जी होती है। इसको किसी नॉर्मल इंसान ने खा लिया जो उसकी शाकाहारी है, शाकाहारी, और इंसान भी मान सकते हो, मनुष्य मान सकते हो, ठीक है, मनुष्य मान सकते हो, या मैं नॉर्मल दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ खरगोश का या चिड़िया का। चिड़िया कुछ एक शाकाहारी भी होती है, ठीक है, मतलब बर्ड से उस टाइप में। ये हो गए शाकाहारी। अब शाकाहारी को खाने के लिए आते हैं मांसाहारी लोग। मांसाहारी में एग्जांपल देता हूँ मैं, सांप का एग्जांपल देता हूँ। चलो, सांप क्या करेगा, इस चिड़िया को खा जाएगा। ठीक है, चिड़िया किस पे डिपेंड है, पेड़ पे डिपेंड है। उसके बाद में आता है एक तरीके से अपना बाज। बाज क्या करता है, सांप को खा जाता है। ठीक है, बाज की जब मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है, तो जो उसका अवशेष बचता है, उस अवशेष को डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज जो किया जाता है वो अपशिष्टहारी के द्वारा किया जाता है, अपशिष्टहारी, जिसे डेट्राइटिवोर बोला जाता है। एग्जाम्पल कुछ एक वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया जो हो सकते हैं, जो इसे तोड़ते जाते हैं, और उसके बाद में फिर जो बचता है, फिर वो पेड़ पौधों के लिए खनिज के रूप में काम आता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज चलता रहता है। अगर मैं इसमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो गई तो आगे आने वाले भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये इसलिए बताया कि अभी क्या हो रहा है कि एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य जो पौधे होते हैं, उनमें परागकण होता है। परागकण, परागकण का मतलब होता है एक मादा कण होता है, एक नर कण होता है। नर कण जब मादा कण से जाके मिलेगा तभी नए पौधों का जन्म होता है उसमें। ठीक है, तो परागकण को मिलाने का जो काम किया जाता है, पोलन ग्रेन्स को मिलाने का जो काम किया जाता है, वो मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है मोस्टली। या तो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, या हवा के द्वारा होता है, या बाई हैंड भी किया जा सकता है। ओके, तो मधुमक्खियां पूरे विश्व के जितने भी खाद्य पदार्थ के पौधे हैं उनका परागकण करती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मधुमक्खियों की डेथ होती जा रही है। पता नहीं है अभी कारण क्या है। बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे 50% मधुमक्खियों की डेथ हो चुकी है पिछले 15-20 सालों में। पिछले 15-20 सालों में मधुमक्खी, हनी बीज की डेथ हो चुकी है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब उससे वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि यार अब ये परागकण का जो काम है वो कौन करेगा। अगर मधुमक्खियां मर गई तो ये परागकण जो हो रहा है ये करने का मतलब ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस ही बिगड़ जाएगी। तो उससे आगे आने वाले समय पे हमें खाद्यान्न पदार्थों में कमी आने वाली है। ओके, अगला पॉइंट मैं आपके लिए बोलता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है एंड खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ओके, एक नया शब्द आता है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट आपने शायद सुना होगा, ये इसी में समझा देता हूँ। डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट को ऐसे समझ लीजिए, चलो मैं आसानी से इस तरीके से समझा देता हूँ आपको। डोमिनो इफेक्ट का मतलब कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होना। अगर किसी एक को नुकसान पहुंचा तो दूसरे को भी नुकसान पहुंचेगा। जैसे कि ये श्रृंखला बनी हुई है, चलो मैं गोल मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर गोल होती, मेरे पास 4 ही पेन है। अब इसमें क्या है कि ये सब पेन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से टच हैं। अगर मैं एक पेन को गिराता हूं तो बाकी तीनों पेन गिर जाएंगे, बाकी तीनों पेन गिर जाएंगे। इसे ही डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। मतलब एक कोई ऐसी चेन या श्रृंखला बनी हुई है, पूरा का पूरा एक चेन बनी हुई है। अगर उस चेन में किसी एक तत्व को ही नुकसान पहुंचता है तो बाकी की पूरी श्रृंखला को नुकसान पहुंचने वाला है। इस तरीके से कि सब सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है, पूरी श्रृंखला बनी हुई है इस तरीके से। ओके, अगर इसमें से एक भी पदार्थ को नुकसान पहुंचता है, ये वाला अगर डिस्टर्ब हो जाता है, अगर ये इधर गिर जाता है या हट जाता है जो भी, तो उसके कारण क्या होगा कि सारी की सारी चेन को प्रॉब्लम आने वाली है और सारा का सारा डिस्टर्ब होने वाला है। तो इसे कहा जाता है डोमिनो इफेक्ट। इसका
डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी अंतः संबद्ध यानी इंटरलिंक श्रृंखला के किसी एक तत्व का संतुलन बिगड़ने पर संपूर्ण श्रृंखला पर प्रभाव पड़े, जिसका अंततः परिणाम विशेष जातियों की समाप्ति के रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने हनी बी यानी मधुमक्खी का एग्जाम्पल बताया। अगर मधुमक्खी खत्म हो जाती है तो उसके कारण पूरी खाद्य श्रृंखला पर इफेक्ट पड़ने वाला है। जंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जंगल में शेर की संख्या कम होती है, हिरणों की संख्या बराबर एक फिक्स मात्रा होती है, ना ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा कम होती है। ठीक है, हिरणों की या जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी। अगर शेर की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, अगर शेर की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो जंगल में वो सारे जानवरों को खा जाएगा। अब सारे जानवरों को खा जाएगा तो वो जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या कम हो गई, यानी पूरे जो चेन बनी हुई है उनमें से एक सिस्टम खत्म हो गया। अब शाकाहारी की संख्या कम हो गई तो अब शेर खाने के लिए कहाँ जाएंगे, शेर भूखे मरेंगे। तो उससे पूरे का पूरे सिस्टम में इफेक्ट होता है। तो जहाँ पे भी पूरा बहुत सारे अलग अलग जानवरों का एक सिस्टम बना होता है, बहुत सारे पक्षियों का सिस्टम होता है, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर किसी भी एक स्पीसीज यानी किसी भी एक जाति पर खतरा हुआ तो बाकी सभी जातियों पे खतरा आने वाला है। ठीक है, तो ये आपस में बैलेंस बना रहता है, यानी शक्ति का संतुलन बना रहता है। ये आपने सुन लिया। एक IUCN अगर आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN नाम से एक संस्था है जो क्या करती है कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पे पारिस्थितिकी या हॉट स्पॉट बने हुए हैं वहाँ पे स्पीसीज यानी विशेष जातियों का सर्वेक्षण करती रहती है और बताती रहती है कि कौन सी जाति खतरे में है, कौन सी जाति की संख्या कम होती जा रही है और इन्हें बचाने पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो वो रेड बुक बनाती है, एक लाल बुक बनाती है जिसमें पूरा का पूरा डाटा देती है जानवरों के बारे में। तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, देखिए मेरे साथ में स्क्रीन पर देखिए। स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है या जातियों का एक विलुप्तीकरण हो रहा है, उसके लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसने 7 कैटेगरी बनाई हुई है। ये पूरा सर्वेक्षण करती है, उनकी संख्या को गिनती है, 7 कैटेगरी बनाई हुई है। शुरुआत में जो हरे रंग से दिख रहा है वो तो सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। ठीक है, तो यानी संकट मुक्त है। पहला पहला है LC यानी लीस्ट कंसर्न, अभी इनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है नियर थ्रेटन्ड यानी थोड़ा वो संकट आ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। पर अब बीच में 3 आती हैं, 3 को देखिए, एक है BU, दूसरी है EN और तीसरी है CR। BU का मतलब है वल्नरेबल, यानी ये असुरक्षित होते जा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है फिर भी असुरक्षित होते जा रहे हैं। फिर दूसरा आ जाता है EN एंडेंजर्ड, यानी संकटग्रस्त हो चुके हैं कोई भी। जैसे कि मैं शेर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, शेर, लोइन का एग्जांपल या टाइगर का एग्जांपल ले ले। किसी समय भारत में उनकी संख्या की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा टाइगर थे, धीरे धीरे कम होते गए। वो इस तरीके से आएगा, पहले शुरुआत में संकट मुक्त थे, उसके बाद में नियर थ्रेटन्ड हुए, कम संख्या होती गई, उसके बाद में वो वल्नरेबल हुए यानी असुरक्षित हुए, उसके बाद में संकटग्रस्त हो गए, उसके बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी CR जिसे बोले घोर संकटग्रस्त हो जाना। घोर संकटग्रस्त हो जाना यानी मात्रा नाम मात्र हो जाना। जैसे कि इंडिया में किसी समय शेरों की संख्या 1000 से कम हो गई थी, फिर सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, तो अभी तो संख्या 2500 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन शुरुआत से जैसे किया जाए ना, पहले LC था, लीस्ट कंसर्न था, उसके बाद में नियर थ्रेटन्ड, उसके बाद में वल्नरेबल, फिर उसके बाद में एंडेंजर्ड, उसके बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद में क्या होता है EW कैटेगरी आती है और EX कैटेगरी आती है। ये दोनों होती हैं बिल्कुल रेड कलर में दिखाई हुई है कि हाँ अब खतरा हो गया पूर्ण रूप से। EW में एक्सटेंस इन दी वाइल्ड, यानी जंगल में वो प्रजाति खत्म हो चुकी है, अब वो जो प्रजाति बची हुई है वो लैब में बची हुई है या कहीं चिड़ियाघरों में बची हुई है, ये होता है EW। ठीक है, एक्सटेंस इन दी वाइल्ड। और एक होती है एक्सटेंस यानी टोटली एक्सटेंट हो गई, अभी कोई चांस ही नहीं है उसके बचने के, है ही नहीं, मतलब कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, पूरी पृथ्वी पर ढूंढने से नहीं मिलने वाला। तो ये IUCN एक लिस्ट बनाती है, रेड बुक डेटा। याद रखना, रेड बुक डेटा कौन प्रकाशित करता है? IUCN। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। हाँ, ये जो अपना जलवायु परिवर्तन वाला जो लेक्चर है इसमें से 2 सवाल RS प्री में निश्चित आने वाले हैं। लास्ट 2016 के सवाल आए थे वो भी सॉल्व कर लेना, और 2013 में आए वो भी सॉल्व कर लेना। ओके, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मधुमक्खी वाला, हनी बी, जिसमें 40% ड्रॉप आ चुका है, डिक्लाइन आ चुका है मधुमक्खियों की जो संख्या थी उसमें, जिसके कारण जो ये मधुमक्खी जो होती थी परागकण में, यानी परागकणों में परागण जिसे बोला जाता है, पॉलिनेशन, उसमें सहायक होती थी। और आगे आने वाले समय पे मधुमक्खियों की कमी के कारण खाद्यान्न में कमी हो सकती है। खाद्यान्न में कमी इसलिए क्योंकि अगर परागण नहीं होगा तो जो नर और मादा का मिलन नहीं होगा तो नए पेड़ पौधों का जन्म नहीं होगा। ओके,
उसके बाद में बात करते हैं परिभाषा ग्लोबल वार्मिंग की। तो अभी तक किसकी परिभाषा देखी? अभी तक जो परिभाषा देखी थी मैंने क्लाइमेट चेंज की बताई थी, अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। देखिए अपनी स्क्रीन पर, इट इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 21st सेंचुरी। 20वीं सदी यानी 1900 से शुरू हुआ पृथ्वी के वायुमंडल व समुद्र के औसत तापमान में हुई वृद्धि क्या कहला रहा है? वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग। यह बढ़ता रहेगा ऐसा अनुमान है। पिछले 100 सालों में औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और आगे अनुमान यह है कि अगर हम जिस तरीके से औद्योगिकरण करते जा रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो 21वीं सदी तक 22वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते यानी सन 2100 तक आते आते तापमान में 5 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी औसत तापमान में। यानी आज जो 15 डिग्री सेल्सियस है औसत तापमान पृथ्वी का, वो सन 2100 तक पहुंचते पहुंचते 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इतना तापमान होने पर तो बहुत सारी, मतलब एक तरीके से मान सकते हो नुकसान होने वाले हैं। अभी आगे आने पे समय पे बताऊंगा। अगर यही हालात रहे तो 21वीं सदी के आते आते तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो जाएगी। 4 डिग्री +-2 यानी 4 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस यानी 6 डिग्री तक भी जा सकता है। और हमने अच्छी तरीके से कोशिश की इसे रोकने की तो 4-2 यानी 2 डिग्री सेल्सियस भी रुक सकता है। ओके, वैज्ञानिक मान चुके हैं कि वायुमंडल गर्म हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण जीएचजी की अधिकता है। ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हो रहा है। वैज्ञानिक मान चुके हैं, ज्यादातर वैज्ञानिक। 5% वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। बाकी रियलिटी क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब मैंने बोल दिया ना 5 बार, अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है, पृथ्वी का औसत तापमान 50-50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, 100-100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। उस समय मनुष्य था ही नहीं, उस समय तो था नहीं, ये बात भी सही है। बट अब जो दिख रहा है रियलिटी में, वास्तविकता में जो दिख रहा है वो हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है कि हाँ ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही तापमान में वृद्धि हो रही है। तो वैज्ञानिक मान चुके हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है, 95% वैज्ञानिक। और वो जीएचजी के जो मात्रा बढ़ती जा रही है उसके कारण हो रही है। तापमान में वृद्धि के प्रमुख कारण दो हैं, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज है और दूसरी नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन नेचुरल प्रोसेस तो बता चुका हूँ, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ज्वालामुखी का फटना हो सकता है यानी, और उसके अलावा सूर्य की जो किरणें आती हैं उनका कारण भी हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में नॉर्मली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट मान ली जाती हैं। एक तो होता है जीवाश्म ईंधन का जलाना, जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, जिससे धुआं निकलता हो ऐसे ईंधन का जलाना। बाकी आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज करेंगे तो उसमें ईंधन में उसमें से जो धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन जहाँ पे भी जलते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी जलती हैं, जहाँ पे भी यूज की जाती है एनर्जी के लिए, वहाँ पे धुआं निकलता है। तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग। और दूसरा होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का काटना। जंगलों को काटा जा रहा है नए नए शहर बनाने के लिए, नए नए घर बनाने के लिए। अब जंगल अगर ज़्यादा होते थे तो वो क्या करते थे, वो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते थे और ऑक्सीजन गैस छोड़ते रहते थे। तो उससे क्या है, ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता थी वो वायुमंडल में नहीं बढ़ती थी। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ा रोल जो निभाने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड निभाने वाली है। तो जंगल अगर ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित होती रहती थी। बट अभी क्या है, जंगलों को भी काटा जा रहा है। तो ह्यूमन जो है वो दो तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। इसे मैं स्क्रीन पर समझा देता हूं आपको। ह्यूमन दो तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, एक तो कर रहा है डिफोरेस्टेशन, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज, एक हुआ डिफोरेस्टेशन। अब ये तो सीधा सीधा यानी जंगलों का काटना सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। ये सीओटी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जंगल अवशोषित कर लेते थे, अब उसे अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा होता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का जलाना, जीवाश्म ईंधन जलाना, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन जला रहा है तो इससे क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताए होंगे, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन या कोयला जो भी है, इससे क्या हो रहा है कि सीधा सीधा नुकसान जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की या जीएचजी गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जितनी ज्यादा होती जाएगी ये पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण, उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होगा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में। तो इससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन हो रहा है, ठीक है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें दो सिनेरियो बताए जा रहे हैं, दो आकांक्षा, दो उम्मीदें हैं या एक तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है।
अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो लीस्ट एमिशन अगर सिनेरियो निकाला जाए कि हम जितना कम कर सकें इस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, तब भी तापमान में जो बढ़ोतरी होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तो होने ही वाली है, यानी 1.5-2 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ने ही वाला है कि हम कितना भी कम कर लें। दूसरा आता है हाईएस्ट एमिशन सिनेरियो, कि हम बहुत ज़्यादा अगर बढ़ाते जाएं, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण कर दें, तो फिर क्या आता है, जो तापमान में जो चेंज आता है 2.4 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस, यानी 6 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ सकता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ह्यूमंस जो है फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, दोनों के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग को कहा जा रहा है। दो सिनेरियो हैं, लीस्ट एमिशन सिनेरियो और हाईएस्ट एमिशन सिनेरियो। लीस्ट में 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट में 2.4 से 6.4 तक जाने के चांस है। अब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये जो कुछ एक सवाल, जैसे ये पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि मेंस में 5 नंबर का सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम बताइए। तो इस तरीके से पॉइंट आपको याद रख लेने। सी लेवल राइज होने वाला है, अगर तापमान बढ़ जाएगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक महाद्वीप जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, वहाँ का जो बर्फ है वो पिघलने लग जाएगा, और बर्फ पिघलेगा उसके साथ साथ में समुद्रों का जो जल स्तर है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अब जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्रों के किनारे जितने भी शहर हैं वो डूबने लग जाएंगे। अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान भी बढ़ जाता है तो कम से कम 1 मीटर का जल स्तर बढ़ जाएगा, और 1 मीटर जल स्तर बढ़ने पर ही पूरा का पूरा मुंबई डूब जाएगा, क्योंकि मुंबई जैसा शहर, चेन्नई जैसा शहर जो है वो समुद्र के किनारे हैं। बाकी न्यूयॉर्क, बहुत सारे शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो ठीक है, जल स्तर बढ़ेगा तो उससे नुकसान होने वाला है। मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस, बता ही चुका हूँ कि बर्फ पिघलेगी, ध्रुवीय बर्फ जो है या ग्लेशियर यानी हिमालय वगैरह पे जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, और उससे क्या होगा कि अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग घटनाएं भी होंगी। आगे चलते हैं। मोर एसिडिक ओशन, समुद्र में अम्लीयता बढ़ जाएगी। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ जाएगी, चारों तरफ आर्द्रता, चिपचिपाहटपन जो होगा जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक अनटाइमली इवेंट होने लग जाएंगे, असामयिक घटनाएं होने लग जाएंगी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अल नीलो। कोई गारंटी नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, या तो सर्दियों में ही बारिश शुरू होने लग जाएगी, हो सकता है कि मतलब चांस लग रहे हो कि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली हो, बिल्कुल बारिश ना हो, अनटाइमली, कोई पता नहीं क्या होने वाला होगा। तो अल नीलो आ सकता है, तूफान कभी भी आ सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, सूखा आ सकती है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ में फसलों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी फसलें फिक्स टेम्परेचर पे काम करती हैं, अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन फसलों को नुकसान होने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने वाला है, ये कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र में कोई एक भी स्पीसीज खत्म हो गया उसके बाद में पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में जानवरों को नुकसान होने वाला है। तो फिर क्या किया जाए इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए? पता तो चल गया कि हाँ हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। तो हो रहा है तो होने दें क्या? नहीं, ऐसा करते हैं, कुछ मिल बैठ के कोई प्रोग्राम करते हैं, मिल बैठ के कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा ना बढ़े। तो एक 1992 में अर्थ समिट हुआ था, ब्राज़ील जो देश है उसके एक शहर है रियो डी जेनेरियो नाम से, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, काफ़ी फेमस शहर है। तो वहाँ पे अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में, कि हमारे पृथ्वी को बचा के रखना है अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस पर संबंधित था वो। तो वहाँ पर बैठ के एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, एक ढांचा बनाया गया था कि कैसे आगे आने वाले समय पे हमें इस जलवायु परिवर्तन को रोकना है, इस वैश्विक तपन को रोकना है। तो उस ढांचे का नाम जो रखा गया था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में बनाया गया था। यूएनएफसीसी जिसे इन शॉर्ट में बोला जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज is an international environment treaty adopted on 9 May 1992 and opened for signature at Earth Summit in Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992। आगे समझ में, UNFCCC want to limit and prevent dangerous anthropogenic climate change। ये जो फ्रेमवर्क बना है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, मानव निर्मित खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने
तथा कम करना चाहता है मानव निर्मित। बाकी जो प्रकृति कर रही है उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो मानव निर्मित जो हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी गैसें हैं और किस किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो अब 3 ऑप्शन निकल के आते हैं कि ये तो मान लिया कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण जो वैश्विक तापन हो रहा है, अब हो रहा है तो क्या किया जाए, उस समय सोचा उन्होंने। एक ऑप्शन ये आता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं इन्हें कम कर दिया जाए, इनकी मात्रा कम कर दी जाए। तो उस पर थोड़ा सा सस्पेंशन रहा कि यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ एक कंट्री तो डेवलप हो गई हैं, वो तो कह सकती हैं हाँ चलो हम आगे से ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं करेंगे। लेकिन जो डेवलप्ड एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उन्हें तो विकास करना है, जैसे कि इंडिया, जैसे कि चाइना, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश जो अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं, जो एक बड़े लेवल की जिसे बोल सकते हो बेटर लाइफ स्टाइल को उन्होंने जिया नहीं है, अभी तक एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो आगे आने वाले समय पे उन्हें डेवलप होना है। डेवलप होने का एक ही तरीका होता है नॉर्मली, अगर आज के समय के हिसाब से बात की जाए तो, आज के समय की सिनेरियो की बात की जाए, बाकी आपकी सोच में परिभाषा अलग हो सकती है, बट लेकिन नॉर्मली डेवलप होने का तरीका एक ही है कि भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ण हो जाना। भौतिक सुख सुविधाएं मतलब घर में कार होनी चाहिए, घर में एसी होना चाहिए, फ्रिज होने चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, बाकी घर में गीजर होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। अब इन सुख सुविधाओं की पूरी करने के लिए एक ही सेक्टर पर ध्यान देना पड़ता है, वो सेक्टर है अपना औद्योगिकरण, यानी जो सेकंड सेक्टर जिसे आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड सेक्टर। वो जितना बढ़ेगा निश्चित सी बात है, जितना औद्योगिकरण बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी। तो विकासशील जो देश हैं वो ग्रीन हाउस गैस पे जो समझौते किए जाएंगे उस पर सहमत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें तो डेवलप होना है। अभी आगे आने वाले समय पे भारत को डेवलप होना है। भारत को तो जितना ज़्यादा फैक्ट्री खोली जाएंगी उतना ही फायदा है, क्योंकि अभी हमने वो लाइफ स्टाइल देखी नहीं है जो अमेरिका वाले, हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां होती हैं, सबके घर होते हैं, पक्के घर होते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो ठीक है, तो ये पहला वाला जो है मिटिगेशन बाय एमिशन रिडक्शन, यानी जो नुकसानदायक गैस हैं उनका उत्सर्जन में कमी लाकर सुधारना। बड़े देश तो मान सकते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो डेवलप नहीं हो पाए हैं वो इस बात को मानने से थोड़ा सा परहेज करेंगे। ओके, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एडॉप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। हो रहा है, मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपने आप को उस हिसाब से ढाल लो बस। चार्ल्स डार्विन नाम सुना होगा। देखो पूरी हिस्ट्री में, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाएगा, फिर भी आप समझने की कोशिश करो। पूरी हिस्ट्री में 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक आता है चार्ल्स डार्विन, एक आता है कार्ल मार्क्स। ये दोनों एक तरीके से बोल सकते हो, दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से अपोजिट हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। चार्ल्स डार्विन आता है पहले। चार्ल्स डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो व्यक्ति जैसी कंडीशन है अगर उसमें फिट हो गया तो ही जिंदा बचेगा। अगर वो फिट हो गया तो जिंदा बच जाएगा, अगर फिट नहीं हो रहा है तो उसके एक्सटेंस्ट हो जाएगा। जैसे कि पुराने समय पे डायनासोर या जिराफ जो खत्म होते चले गए, अगर जो भी चीज़ों का उपयोग नहीं किया, ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल में हमेशा शेर ही राज करेगा, ये चार्ल्स डार्विन कहता है। दूसरा आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है चलो ठीक है जंगल में शेर राज करेगा, लेकिन याद रखना कि जो हिरण है वो भी प्राणी है, उनके अंदर भी आत्मा है, आपको हिरणों की तरफ से लड़ना है। तो ये मतलब एक अलग चीज़ है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कंट्रोडक्शन चला जाएगा, इस पर ध्यान ध्यान मत दीजिए। एक बिल्कुल अलग से मैं आधे घंटे का एक टॉपिक बताऊंगा कभी जब भी टाइम मिलेगा। चार्ल्स डार्विन वर्सेज कार्ल मार्क्स, दोनों की विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, बट यहाँ पे जो बात चल रही है एडोप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि एडोप्ट कर लोगे तो बढ़िया है। चलो ठीक है, हमारा आज के समय पे 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सही है, धीरे धीरे 14 से 15 हो रहा है, 16 हो रहा है, 17 हो रहा है, तो अपने शरीर को इस हिसाब से डाल लो कि 15, 16, 17 पे कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। जो यूरोप वाले कंट्रीज के जो लोग हैं वो नॉर्मली जो नेगेटिव के तापमान में रहते हैं, वो अफ्रीका आने के बाद में धीरे धीरे उसके हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं और वहां पे भी जीवित रह जाते हैं। तो हो रहा है टेम्परेचर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो होने दो, अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल लो, एडॉप्ट कर लो इस चीज को। तीसरा होता है पॉसिबल फ्यूचर जियो इंजीनियरिंग, यानी भविष्य में संभावित भू अभियांत्रिकी। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, ये आगे टेक्नोलॉजी के साथ में पता चलेगा। भू अभियांत्रिकी का मतलब
ऐसे घर बना लो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़े, मतलब ऐसे पृथ्वी के अंदर घर बना लिए जाएं या पृथ्वी के अंदर ही रहना शुरू कर दिया जाए, तो इस तरीके का तीसरा ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला अभी कोई संभावना नहीं है, भू अभियांत्रिकी की अभी ज्यादा संभावनाएं नहीं है। पहला ऑप्शन है कि जीएचजी गैसों को कम कर दो, दूसरा ऑप्शन है एडोप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, पहले भी समझा चुका हूं। पहले ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताता हूँ। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। इट इज ए गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट ऑब्जर्व एंड एमिट्स रेडिएशन विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। तो ये थर्मल इंफ्रारेड जो रेंज है, ये अपने स्पेक्ट्रम होता है सूर्य की किरणों का, अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। विजिबल रेंज होती है, इंफ्रारेड होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, पराबैंगनी होती हैं, अवरक्त होती हैं, और दृश्य तरंगें अलग अलग होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। बात चल रही है इंफ्रारेड वेव्स की। जब सूर्य से किरणें जब आती हैं उसमें सारा का सारा स्पेक्ट्रम होता है, यानी एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सब कुछ होता है। पृथ्वी से टकराने के बाद में जब वो वापस जाती हैं तो इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड रेंज वाले में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और वो इंफ्रारेड रेंज के कारण जो पृथ्वी की जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो उसे फिर से वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती हैं, तो इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसें। बहुत सारी गैसें जो पृथ्वी पे हैं जैसे कि N2, O2, ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं, इनके होने ना होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब सूर्य से आने वाली किरणों को वापस से परावर्तित नहीं करती हैं। ओके, लेकिन ग्रीन हाउस गैसें में आपको तीन चार इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। एक होता है जलवाष्प, जलवाष्प ये आपको याद रखना है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है मीथेन, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और एक होता है ओजोन। ओजोन थोड़ा सा रोल निभाता है, ओजोन एक अलग चीज है, ओजोन का नाम मात्र रोल रहता है जीएचजी में। ठीक है, ओके, इन चार की बात करेंगे हम। इन्हें याद करने का एक सूत्र है, मीना काजल लगाती है, ये याद रहने चाहिए। बहुत बार पूछा जाता है कि चलो ग्रीन हाउस गैसों के नाम कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देंगे कि जीएचजी में कौन कौन शामिल होता है। मीथेन दे दिया जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा, और N2 दे दिया जाएगा। तो N2 है क्या? N2 नहीं है। ये चार तो आपको याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। मी का मतलब मीथेन, ना का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल का मतलब जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है? जल की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो जलवाष्प कहलाती हैं, यानी वायु में जो नमी होती है वो जलवाष्प का हिस्सा होती है। ठीक है, जलवाष्प के कारण ही बादल बनते हैं, जलवाष्प के कारण ही कोहरा होता है। तो ये जलवाष्प जो होता है इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। मनुष्य का जो हाथ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, मीथेन में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड में होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा छोड़ी जाती है। तो अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए। टॉप जीएचजी जो है वाटर वेपर है यानी जलवाष्प है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तीसरे पे मीथेन यानी CH4 है, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद में ओजोन है। इसका सूत्र मीना काजल लगाती है, मी यानी मीथेन, ना यानी नाइट्रस ऑक्साइड, काजल यानी CO2, उसके अलावा जलवाष्प। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बता चुका हूं। ये तो ग्रीन हाउस गैसें हैं और इनके कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है यानी जो तापमान में चेंज हो रहा है उसे बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। It is the process by which thermal radiation from the planetary surface is first observed by the atmospheric GHG and then it radiated in all directions. Since part of this radiation goes toward the Earth's surface, the MST goes up. नहीं आया समझ में? हिंदी वालों को समझ में नहीं आया होगा, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। दोबारा से पूरा का पूरा दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपनी पृथ्वी है, सूर्य से किरणें आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी जीएचजी गैसें हैं। जीएचजी गैसों में कौन कौन सी शामिल हो गई? CO2 शामिल हो गया, CO2 के बाद में नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हो गया, ठीक है, N2O शामिल हो गया, उसके बाद में मीथेन शामिल हो गया, CH4 शामिल हो गया, O3 शामिल हो गया, और H2O यानी जलवाष्प, जल की छोटी छोटी कण, ये शामिल हो गए। सूर्य से किरणें आई, पृथ्वी की सतह पर टकराई। ठीक है, सूर्य से बहुत सारी किरणों को तो ऊपर ऊपर सतह पे अलग अलग सतह पे रोक लिया जाता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोक लेती है? ओजोन परत रोक लेती है। ठीक है, यहाँ पे आके टकराई, यहाँ पे टकराने के बाद में बहुत सारी जो मात्रा होती है वो अवशोषित कर ली जाती है पृथ्वी से, और उसके बाद में ये जो किरणें छोड़ी जाती हैं ये होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त तरंगें होती हैं।
ये अवरक्त तरंगे जाएंगी और यहाँ पे H2O का अणु दिखता है, CO2 का अणु दिखता है, उनसे टकराएंगी। ओके, टकराने के बाद में H2O और CO2 कोई भी हो जो GHG में शामिल है, वो क्या करेगा, इन्हें ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद में इसे सभी दिशाओं में छोड़ेगा इस तरीके से। तो नीचे की साइड में भी आएगा कुछ पार्ट क्या कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो नीचे की साइड में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो नीचे की साइड में आएगा तो एक तरीके से ये जो गर्म जो इंफ्रारेड जा रही है वो पृथ्वी की अंदर ही अंदर रह जाती है और तापमान को बढ़ाती रहती है। तो इससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग तापमान जो होता है, तो इससे MST यानी मीन सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा, आप उसे देखिए। सिनेरियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक साइड में सूर्य है, दूसरी साइड में पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर आज के समय पे जो वास्तविक पृथ्वी है और सूर्य है, तो वास्तविक पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस में 15 बताया, कोई दिक्कत नहीं है, 14 भी रख सकते हो समझ में या 15 भी रख सकते हो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया जाता है। मान लो 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, आज के समय पे 15 डिग्री सेल्सियस है। कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर नहीं होती, दूसरे कारण, दूसरे ऑप्शन में देखो, अगर बिना वातावरण के पृथ्वी होती तो टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। -18 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का रहना संभव था? नहीं संभव था। तीसरा देखिए, आइडियली थर्मली कंडक्टिव ब्लैक बॉडी अगर पृथ्वी होती कि जितनी भी सूर्य की किरणें आ रही हैं उन्हें अवशोषित भी कर लेती, तो उसके बाद में पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता वो 5.3 डिग्री सेल्सियस होता। तब भी मनुष्य के लिए रहने के लिए यहाँ पे एक तरीके से जीवन संभव नहीं होता। तो अतः GHG के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो GHG जो विलेन नहीं है, गुंडा नहीं है, लेकिन GHG से जो एक्सट्रीम मात्रा निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की औद्योगिक कारणों से, तो उससे नुकसान होने वाला है। ओके, मेजर कंट्रीब्यूटिंग GHGs आर, जो सबसे ज्यादा रोल निभाती है, उन्हें देखिए कि कितनी परसेंटेज रोल निभाती है GHG में। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और O3। वाटर वेपर जो है वो 36% से 70% तक मिलती है वायुमंडल में। 36% से 70%, इतना बड़ा क्यों? कभी कभी क्या होता है कि जब बारिशों का मौसम होता है तब बहुत सारे बादल बन जाते हैं, तो एक तरीके से उस समय वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है। वैश्विक तपन को इससे और आसानी से समझ सकते हो आप, ये GHG का प्रभाव। जब कहीं पे भी बादल बनते हैं ना, तो वहां पे आप देखोगे कि जो उमस होती है वो बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक आपको बेचैनी सी होती होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बादल बन गए इस जगह पे, तो सूर्य से आने वाली किरणें वो अंदर तो आ गई, लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है तो ये जलवाष्प के कारण सारा का सारा वापस से भेज दिया जाता है। तो उस क्षेत्र में जहां जहां पे बादल बने हुए हैं वहां पे उमस ज्यादा होती है और गर्मी ज्यादा होती है, तो एक GHG ही होता है। ओके, उसके बाद में CO2 की मात्रा 9 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में मीथेन की मात्रा 4 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में O3 ओजोन की मात्रा 3 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस। ये GHG में अलग अलग पार्ट हैं। तो CO2 अकेला ऐसा है जो मेन ऐसा है जो मनुष्य के हाथ में कंट्रोल रहेगा। मीथेन वगैरह और O3 तो बहुत कम है। वाटर वेपर पे तो मनुष्य का कोई हाथ है ही नहीं, बादलों पे या वायु में नमी, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। तो अगला पॉइंट पढ़ देता हूं। द क्लाउड सिस्टम इज द मेजर नॉन गैस कंट्रीब्यूटर टू द GHG। क्लाउड सिस्टम जलवाष्प जो होता है वो नॉन गैस कंट्रीब्यूटर है, इसमें अपना कोई हाथ नहीं होता। N2O2 आर्गन आर नॉट GHG। N2O2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो GHG नहीं है। अगर ये GHG होते तो पृथ्वी पर आगे लग जाती, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा तो 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, बाकी तो बहुत कम होती है। CO2 वगैरह तो नाम मात्र होती है। तो ओके, ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसका ज़्यादा रोल है। तो इसमें CO2 पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आगे भी। उसके बाद में आता है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नया शब्द आप सुन रहे हो पहली बार। रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई खास शब्द नहीं है। एक्चुअली में अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा। अब तापमान बढ़ता जाएगा तो जो पृथ्वी पर बहुत सारी अन्य जो गैस हैं N2O2 आर्गन वगैरह, ये गर्म होती जाएंगी, और ये गर्म होने के बाद में ये अपने पृथ्वी की सतह को छोड़ती जाएंगी। गर्म होने के बाद में क्या है, ये हल्की हो जाती हैं। जितनी भी गैसें होती हैं गर्म होने के बाद में हल्की होकर वातावरण से ऊपर निकल जाएंगी। तो अपना वीनस जो शुक्र ग्रह मैंने एग्जाम्पल बताया था, वहां पे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पे वातावरण ही नहीं रहा है, गैसें ग्रीन हाउस गैसें, उसके अलावा बाकी कोई गैस मिलती ही नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी की सारी गर्म होने के कारण वहां से उड़ गई हैं। तो इसे बोला जाता है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है, उसके बाद मैं अगला पॉइंट पढ़ता हूँ। 1850 ईस्वी के बाद मानव क्रियाओं के कारण वातावरण में जीएचजी की सांद्रता बढ़ती गई, जिससे तापमान बढ़ा है। 1850 औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के बाद में ये क्या हो रहा है, वातावरण में जीएचजी की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, O3, N2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आगे हम समझते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मेजर फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं। कि आपने मैंने बताया ना अभी कि मनुष्य जो मेन रोल निभा रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहा है या डिफोरेस्टेशन कर रहा है। तो पहले मेजर फॉसिल फ्यूल्स में जो कंट्रीब्यूटर हैं वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसें छोड़ी जाती है। पहले नंबर पे आता है ऑयल, यानी हम जो यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, ये इससे 36% जो नुकसान हो रहा है जीएचजी, यानी 36% वृद्धि हो रही है जीएचजी गैसों में। ओके, उसके बाद में दूसरा है सॉलिड फ्यूल, यानी कोयल, कोला। कोला जो यूज किया जाता है अपना थर्मल पावर वगैरह में, वहाँ से धुआं वगैरह निकलता है, तो उससे भी ग्रीन हाउस गैस जो है बढ़ रही है 35%। उसके बाद में गैसियस फ्यूल यानी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस अपना एलपीजी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये 20% नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद में सीमेंट प्रोडक्शन जो अपना 3% नुकसान पहुंचा रहा है। आगे चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जीएचजी का पूरा सिनेरियो, कौन कौन सी गैसें हैं, कैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कैसे कि वैश्विक तापन हो रहा है। अगला एक टॉपिक आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है ना, इसलिए तो सारे टॉपिक्स, सारे इन सबको शामिल किया जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन आप अपनी स्क्रीन पर ही देखिए। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे नीचे की साइड में आपको अलग अलग परतें दिख रही होंगी। इस तरीके से होता है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी इधर देखिए, पृथ्वी में ऐसा होता है कि ये पहला परत, ये दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी परत, और उसके बाद में बहिर्मंडल। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, ठीक है, दूसरी का नाम है समताप मंडल, तीसरी का नाम है अपना ओजोन मंडल, और चौथी का नाम है आयन मंडल। इस तरीके से अलग अलग परत बनी हुई है। ठीक है, ये परत है। उसके बाद में बहिर्मंडल, तो अपने स्क्रीन पर देखिए नीचे की साइड में जो पहली पहली परत है उसे बोला जाता है क्षोभ मंडल बोला जाता है। और उसकी जो मोटाई होती है वो 12 किलोमीटर के आसपास होती है। जितने भी बादल बनते हैं, मौसम बनते हैं, बिजली, बारिश, ये सब इसी में होती है। इसमें 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आ जाती है। दूसरे नंबर पर समताप मंडल है, जिसमें वायुयान चलते हैं। तीसरे वाले की बात करनी है अभी हमें, ओजोन मंडल, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन यानी O3 गैस पाई जाती है। ये परत जो होती है, ओजोन परत जो होती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें से एक तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है पराबैंगनी किरणें, उन किरणों को रोक लेती है। वो किरणें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। अगर वो किरणें अगर हमारी पृथ्वी पर नीचे की साइड में आ जाएं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। अब हो क्या रहा है कि ये तीसरी जो परत है उसमें O3 है, ओजोन है। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया कि पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी गैसों का यूज करना शुरू कर दिया, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज की जाती है। तो इसके कारण क्या हुआ है, जैसे ही ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ती है वायुमंडल में, तो ये सीधा जाती है और ओजोन मंडल में जाके अटैक करती है। ओजोन मंडल में O2 और OCl एक अलग से एक अलग तत्व बना लेते हैं, तो O3 को तोड़ देती है। ठीक है, O3 O2 में टूट जाता है, और OCl क्लोरीन जो है वो अलग से ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके OCl बना लेता है। तो O3 टूटता जा रहा है। इस तरीके से सारी प्रोसेस होती जा रही है। ओजोन जो है वो टूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ओजोन परत में छेद हो गया। कारण क्या रहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके की गैसें जो हमारे द्वारा यूज की जा रही हैं, ये कारण रहा। उसके कारण उसमें छेद होता चला गया। जैसे ही वैज्ञानिकों को पता चला कि यार ये छेद हो गया है आर्कटिक ध्रुव की साइड में, तो उन्होंने तुरंत सक्रिय हुआ कि यार क्या किया जाए। अगर छेद हो गया तो पराबैंगनी किरणें आती रहेंगी, धीरे धीरे तो ये बढ़ता जाएगा, छिद्र जितना भी होल है जो बढ़ता जाएगा। तो तुरंत उन्होंने सभी देशों को बुलाया और बोला कि ये यूज नहीं करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करना है। तो उसके लिए एक संधि बनाई गई। संधि का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के यूज से संबंधित है, कि उनका यूज नहीं करना है। फ्रिजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज नहीं करनी है। ये मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल है। एक बार पूरा का पूरा पढ़ के बता देता हूँ, और आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप भी देख सकते हो, जो अपना मैंने अलग अलग परतें बताई। ओजोन परत में प्रति वर्ष O3 गैसों की मात्रा में 4% की कमी होती जा रही है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों पर बड़ा सुराख यानी होल हो गया है। ओजोन पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों
से हमारी रक्षा करती हैं। ओजोन परत जो है वो अब सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, जिन्हें ओडीएस यानी ओजोन डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंस कहते हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं। 1987 में सीएफसी के नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, और ये अब तक की मान सकते हो सबसे सफल संधियों में से एक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने जो नियम बनाए थे सीएफसी का यूज नहीं करना है, और रियली में सीएफसी का यूज नहीं किया गया, और उसकी जगह नॉर्मली हम क्या यूज करने लगे, HCFC। अब फ्रिजों में ये डाला जाने लग गया HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या हुई, जो कि अपने ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, HCFC जो है वो अपने फ्रिजों में आजकल यूज किया जाता है, ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये HCFC अपने आप में एक बहुत बड़ी GHG गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस है बहुत बड़े लेवल की। ओके, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ये अपना एक बार दोबारा से देख लीजिए, अपना आपको स्क्रीन पर ये पूरा आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर ये दिख रहा होगा। तो कुछ एक लोग जो हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन परत को हिस्सा मान लेते हैं। मैंने ओजोन परत को अलग से दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आगे चलते हैं। एसिड रेन, ये नाम आपने सुना होगा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा काफी बार सुना होगा। अम्लीय वर्षा ओरिजिनली एक तरीके से नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं उनकी बारिश को ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। पूरा मैं पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ। रेन दैट इज यूजुअली एसिडिक, जो बारिश थोड़ी बहुत अम्लीय होती है, मीनिंग दैट हैज एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसमें कि हाइड्रोजन आयंस ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पेड़ पौधों पर, जानवरों पर, जलीय जीवों पर एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्सों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों ही एक तरीके से बारिश के साथ में गिरते हैं। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है, ये CO2, SO2 और NO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। होता कैसे, केमिकल रिएक्शन आपको दिख रही होगी। 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस H2O, बारिश के कारण H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रस एसिड एंड HNO3, HNO2 प्लस HNO3। ये नाइट्रिक एसिड जो होता है बारिश के साथ में ऊपर से गिरता है। ऐसे ही क्या हो रहा है, SO2 प्लस हाफ O2 प्लस H2O, और बन क्या रहा है, H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें कौन कौन से एसिड इंपॉर्टेंट हो गए, HNO3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा H2SO4, ये बारिश के साथ में, इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसे बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। ये बारिश के साथ में नीचे गिरते हैं। इन्हें बनाने का प्रमुख योगदान किसका रहा, इसमें योगदान रहा SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, इसमें योगदान रहा NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। याद रखना, इसे ये प्रकृति में पाई जा रही है किसके कारण, ग्रीन हाउस गैसों के कारण या औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। ये SO2 भी किसके कारण पाई जा रही है, उद्योगों से निकलने वाले धुएं में SO2 मिलती है और NO2 मिलती है। ये क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं, H2O के साथ में, H2O के साथ में क्रिया करते हैं, एक बना लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, एक बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बारिश के साथ में नीचे आके गिरता है। तो इससे जो जानवर होते हैं, जलीय जीव, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जलीय जीवों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डायरेक्टली उनको नुकसान होता है। अम्ल है, अम्ल तो अगर मनुष्य के लिए शरीर पर भी नुकसान करेगा, आप अम्लीय बारिश में नहालोगे तो आपके शरीर को बहुत नुकसान होने वाला है। उसके साथ साथ में इसका एग्जाम्पल एक और माना जाता है कि ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा, ताजमहल का यही सुना होगा, अम्लीय बारिश के कारण ताजमहल जो है उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट होती जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आगे समझ में मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में पहले ही बता चुका हूं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी, ये सारा आप पढ़ लेना खुद, ये वाला परसेंटेज के हिसाब से मैं आगे लास्ट में बताऊंगा इस सारी चीज। ओके, उसके बाद में इंटरनेशनल बॉडीज एंड ट्रीटीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज एंड ट्रीटीज बनाई गई इन सबको रोकने के लिए, GHG के एमिशंस को रोकने के लिए, O3 के यानी ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। पहले O3 वाला बात करता हूं, ओजोन परत वाला। ओजोन परत O3, ओजोन परत के जो सुराख हो रहा है उसे, उसका जो कारण था वो बताया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसे रोकना है तो इसे रोकने के लिए कोई प्रोटोकॉल बना दो। प्रोटोकॉल का नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल नामक शहर में वो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया।
तो याद रखना ओजोन परत से संबंधित कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जीएचजी से संबंधित नहीं है, ओजोन परत से। ओके, तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। इसमें दो शब्द बताए थे मैंने, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस और सीएचसी क्लोरो फ्लोरोकार्बन, सीएफसी, सीएफसी है, सीएचसी नहीं है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड उसके बाद में 1987 में से साइन किया गया था और 1989 में से इफेक्टिव कर दिया गया। While CFCs were banned, HCFC were allowed till 2015. HCFT does not affect ozone layer but contribute dangerously to the anthropogenic global warming। ठीक है, ओजोन परत के लिए तो HCFC नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के लिए नुकसान पहुंचा रही है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ओजोन परत जो है वो अलग है और ग्रीन हाउस गैस जो है वो अलग है। ग्रीन हाउस गैसें जो है वो अपने क्षोभ मंडल में ही मिल जाती हैं, ओजोन परत जो है वो ऊपर की साइड में है और ये अलग है। ये सिर्फ पराबैंगनी किरणों से रक्षा कर रही है, इसका वैश्विक तापन में कोई योगदान नहीं है। वैश्विक तापन में जो योगदान है वो ग्रीन हाउस गैसों का है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसमें योगदान इसका है। O3 पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, अगर इसमें छेद हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें नीचे आती जाएंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये साइंटिफिक बॉडी है जो 1988 में दो बॉडियों के द्वारा बनाई गई, एक तो है WMO और UNEP। ये सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि आईपीसीसी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई। तो एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई। ठीक है, दो याद रख लेना। उसके बाद में इसका यूज क्या होता है, मेनी साइंटिस्ट जो होते हैं, मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट देयर रिसर्च टू आईपीसीसी फ्री ऑफ कॉस्ट। आईपीसीसी मेक्स ओन रिपोर्ट ऑन दीज रिपोर्ट। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसे फ्री में देते हैं और आईपीसीसी क्या करता है, उन रिपोर्ट को एनालिसिस करके एक फाइनल डाटा तैयार करता है। इसका मिशन क्या है, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक ऑफ रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसका मतलब लोगों को बताना है कि तुम्हारे कारण या मनुष्यों के कारण जो चेंज हो रहा है उसे समझो और उसे रोकने की कोशिश करो। इसके भारत से रिलेशन ये है, भारत के जो RK पचौरी नाम के एक व्यक्ति थे, इसके पहले चेयरमैन रह चुके थे एंड अभी तो शायद मेरे हिसाब से वो किसी यौन शोषण के मामले में शायद जेल में, पता नहीं बाहर भी हो सकते हैं। हाँ, उन पर यौन शोषण का मामला लगा था RK पचौरी जी पे। उसके बाद में आईपीसीसी प्रोड्यूस रिपोर्ट्स दैट सपोर्ट UNFCCC। आईपीसीसी जो रिपोर्ट बनाता है उसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये UNFCCC क्या होता है, UNFCCC जो है पर्यावरण बदलाव पर ढांचागत सम्मेलन, ये 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें ये निकाला गया था, ये बनाया गया था कि इस तरीके से हमें आगे आने वाले समय पे क्लाइमेट चेंज को रोकना है, पर जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टेबलाइज GHG कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एट फिक्स लेवल। GHG का जो सांद्रता बढ़ रही है इन चार गैसों की, पांच गैसों की, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अपना नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो जो चार गैसें हैं, पांच गैसों की जो सांद्रता बढ़ रही है उसे स्टेबल करो, रोको और हो सके तो कम करने की कोशिश करो। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो प्रोटोकॉल पहले पढ़ देता हूं फिर समझा देता हूं। An international treaty that sets binding obligation on industrialized nations to cut their GHG emissions adopted in 1997 and enforced in 2005। तो UNFCCC ने बोला कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करो, तो 1997 में क्योटो नामक शहर में, क्योटो जापान में, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसके तहत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड यानी जो विकसित हो चुकी हैं, अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया, यूरोप वाले देश, उन्हें बोला गया कि आप GHG गैसों का एमिशन कम करो, आप करो पहले, विकासशील देश बाद में करेंगे, आप करो पहले। ठीक है, और 1997 में शुरुआत किया गया, 2005 बाद इसकी सही ढंग से शुरुआत की गई, एनफोर्समेंट यानी लागू हुआ, लेकिन US ने कभी रेटिफाई नहीं किया। अब US ही रेटिफाई नहीं कर रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। बट याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, GHG गैसों के एमिशन को कम करने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, O3, ओजोन गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अपनी गैस है उसके कम करने से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जो अपनी फ्रिजों में पाई जाती है उससे संबंधित है। उसके बाद में सन 2015 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 हुआ था। 21 यानी 1992 के बाद में 21वीं मीटिंग हुई थी UNFCCC की।
तो इसे COP बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, या सीधा सीधा पेरिस में हुआ था तो इसलिए पेरिस ट्रीटी बोला जाता है। तो उसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए और हमारे भविष्य को सुधारने के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से ढांचा बनाया गया। इस तरीके से हमें धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, टेम्परेचर तो बहुत बढ़ जाएगा। 2015 में जब हुआ था तब उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो बराक ओबामा थे, सहमत हो गए थे, ज्यादातर देश इस बात पे सहमत हो गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल से ही नहीं सहमत नहीं हो पाए थे सभी देश, लेकिन इस जो अपना पेरिस एग्रीमेंट था ज्यादातर देश इस पे सहमत हो गए थे। और धीरे धीरे एमिशंस को कम करने का उन्होंने बोल दिया था कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। क्लीन एनर्जी मतलब जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ही नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जैसे कि सोलर एनर्जी अपनाएंगे, विंड एनर्जी अपनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी अपनाएंगे, इस तरीके से क्लीन एनर्जी यूज करेंगे। तो सुन पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मैं बोल देता हूँ। पेरिस समझौता UNFCCC के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, एडप्टेशन अनुकूलन के लिए 2020 तक फाइनेंस सपोर्ट करने के लिए पेरिस में फ्रांस में हुआ था। इसका उद्देश्य था लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कीपिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल। तो मैंने बताया था कि अभी तक 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पिछले 100 सालों में। और पेरिस समझौते में यह बात कही थी कि अगर हमको आगे अच्छा फ्यूचर चाहिए तो इसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मत बढ़ने देना। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो बढ़ेगा उतना, तो क्योंकि विकासशील देश हैं वो अपना निश्चित सी बातें औद्योगिकरण में शामिल होंगे तो बढ़ने वाला है। तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मत बढ़ने देना। अभी 14 है तो 16 हो जाने देना, उससे ऊपर मत जाने देना। तो इसमें समझौता हो चुका था, ज़्यादातर देश इस पे मान चुके थे। तो इसमें लागू होने की शर्त थी कि पूरे विश्व में कम से कम 55 देश आ जाएं एक तो शामिल होने इसमें, और उन 55 देशों में 55% ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हो रहा हो, वो 55 देश आ जाएं शुरुआत में। तो हम उसी दिन लागू कर देंगे, उससे 1 महीने बाद में लागू कर देंगे। जिस दिन 55 देश आ जाएंगे और 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने वाले देश आ जाएंगे तो उसके 1 महीने बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। ये इसमें बात गई थी और इंडिया ने इसे बहुत जोर शोर से समर्थन किया था। इंडिया ने अपना एक शब्द आता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हम ऐसा करने वाले हैं अगले 30 सालों में, 20 सालों में। इस तरीके से उन्होंने 2030 का टारगेट सेट करके दे दिया था अपनी मोदी गवर्नमेंट ने कि हम 2022 तक इतना क्लीन एनर्जी ले आएंगे, 2030 तक पूरे इंडिया में मोटर व्हीकल्स जो हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल कर दिए जाएंगे। इस तरीके के प्लान उन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये याद रखना IAS के एग्जाम में पूछा गया था। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है कि किसी भी देश के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट में दिया गया अपना एक वादा था कि हम ऐसा करने वाले हैं, हमारा डिटरमेंट है हमारे देश का कि हम ऐसा कर देंगे अगले 15 सालों में। तो भारत ने इसका बहुत अच्छा समर्थन किया था। एंड हम जो हैं वो पूरे विश्व में जो GHG गैसों का एमिशन होता है उसमें से 6% एमिशन करते हैं। बाकी चाइना जो है वो 28% करता है और US जो है वो 16% करता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन फैला रहा है? चाइना। उसके बाद में कौन फैला रहा है? USA। भारत तो 6% है, नाम मात्र है। जबकि पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन ऑल वर्ल्ड का 17% है, पूरे विश्व का 17% को 6% में ही अपने को सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो भारत का तो GHG निश्चित सी बात है बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय पे। उसके नुकसान भी हैं, लेकिन वही है कि डेवलप होना है तो GHG यानी औद्योगिकरण आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने शुरुआत में तो समर्थन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जी आए, उन्होंने बोल दिया कि कोई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, सब पागल बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वैश्विक तपन वगैरह ये तो पृथ्वी की ओन डायनामिक प्रोसेस है, ऐसी चलती रहेंगी। तो उन्होंने 2017 में उसे रेटिफाई जो पेरिस समझौते से पीछे हट गए कि हम शामिल नहीं हो रहे। अब अमेरिका ही शामिल नहीं हो रहा तो पेरिस समझौते का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अमेरिका शामिल हो जाएगा तभी पेरिस समझौता एक सही ढंग से लागू हो पाएगा। जो मेन कंट्रीब्यूटर है वही शामिल नहीं हो रहा तो फिर मतलब पेरिस समझौते का क्या मतलब हुआ? सबसे ज्यादा GHG तो वही यूज करते हैं ना, ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अपना जलवाष्प तो अपने ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। पर ये जितने भी GHG हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो रह रहा है वो अमेरिका का और चाइना का रह रहा है। इंडिया तो 6%, बहुत कम है। ओके, इंडिया का प्लान जो मैं बता रहा हूँ 2 अक्टूबर 2015 को इंडिया ने सबमिट कर दिया था यूनाइटेड नेशन में कि हम धीरे धीरे 2030 तक एमिशन जो कर रहे हैं कार्बन का उसमें 33 से 35% तक कमी ले आएंगे और 2022 तक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी से हम 40% एनर्जी यूज करने लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे। उसके बाद में हमारे फ्यूचर की बात करते हैं। देखो हमारा फ्यूचर जो पॉइंट है
उसमें विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा तकनीक का हस्तांतरण करना चाहिए, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब विकसित देश जो है वो विकसित हो चुके हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ चुकी है। अब विकासशील देश जो है वो एक पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। जैसे कि भारत में बिजली का जो उत्पादन किया जाता है मोस्टली किससे किया जाता है, थर्मल प्लांट से, और थर्मल प्लांट में कोयला बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा कोयला यूज होता है। अब इंडिया के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसका बड़े लेवल पे मास लेवल पे यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम एनर्जी बनाएं, ऊर्जा बनाएं, तो जो थर्मल पावर वगैरह या कोयला से जो एनर्जी बन रही है उसमें जो धुआं निकल रहा है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर में धुआं नहीं निकलता है। तो यही प्रोसेस है कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें हेल्प करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की। ओके, उसके बाद में रिड्यूसिंग कार्बन प्रिंट को कमी लेके आनी चाहिए। कार्बन प्रिंट जो है पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति के द्वारा कितनी कार्बन खर्च किया जा रहा है, ये कार्बन प्रिंट होता है। ओके, उसके बाद में जीएचजी उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए। हाँ, ये तो है, सीधी सी बात है। सोलर एनर्जी का उपयोग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज होना चाहिए, बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जानी चाहिए जो ग्रीन बिल्डिंग्स बोल सकते हो। तो यूएस में ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए काउंसिल बनाई गई है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो उसने बोला है कि नई तरीके से हम बिल्डिंग बनाएंगे जो हरित हो, थोड़ी सी ग्रीन बिल्डिंग्स हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरत है। कार्बन सिक्वेंसेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। कार्बन सिक्वेंसेशन यानी जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो फैला हुआ है, जो अपने जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखती है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे क्या होगा कि उसमें वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे अवशोषित करके नीचे जमा कर दिया जाए कणों के रूप में। कण ही तो होते हैं, और धूल के साथ में, हवा के साथ में उड़ते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उन्हें खींचा जाए हवा के द्वारा और उन्हें नीचे जमा कर दिया जाए। इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोला जाएगा। ओके, एंड न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जानी चाहिए, और जियो इंजीनियरिंग ये अंतिम समाधान है, बाद में पता चलेगा क्या होता है। पृथ्वी के अंदर ही रहने लग जाओ, जियो इंजीनियरिंग। ओके, अब बात करते हैं माई पर्सनल व्यू। ये तो सब ऊपर लेवल की बात हो गई, आप इन्हें सबको रिवाइज कर लेना धीरे धीरे, क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा लास्ट में खींच दिया था इसे। मेन बात करते हैं अपनी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानना पड़ेगा आपको। वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं 95% तो बोल ही रहे हैं, 5% ना बोलें वो बात अलग है। पृथ्वी की अपनी प्रोसेस चलती रहेंगी, पर हो रहा है, ये तो निश्चित सी बात है। आपको खुद को महसूस होता होगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं जो पहले इतनी नहीं होती थी। सर्दियों में सर्दियाँ आती ही नहीं हैं, बारिश का कोई समय ही नहीं है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, हो जाए तो कभी कभी बारिशों के समय, सर्दियों के समय पे ही बारिश होने लग जाए, 5-5 6-6 दिन तक बारिश हो जाए। अनटाइमली इवेंट हो रहे हैं, असामयिक इवेंट हो रहे हैं, और इसका सबसे जो प्रमुख कारण है जो अपना औद्योगिकरण, और दूसरा जंगलों का काटना। ठीक है, अब औद्योगिकरण से तो हम रोक नहीं सकते, औद्योगिकरण तो होने वाला है। हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों की बहुत कम कटाई करें। अगर कटाई कर भी रहे हैं बाई चांस किसी काम के लिए, तो उसके साथ साथ में 10 पेड़, उसके 10 गुना पेड़ कहीं दूसरी जगह पे लगाएं, ताकि क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है वो उसे अवशोषित कर लिया जाए। तो अपने लिए अपना ये प्रण ले सकते हो आप, जब भी अपना बर्थडे मनाओ, जब भी अपना जन्मदिन मनाओ, तो उस दिन कम से कम 10 पेड़ पौधे 10 पौधे लगाओ, और उनके साथ में उनको पालने पोसने की गारंटी भी लो। पेड़ पौधे लगाना ही मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उनको पालना पोसना भी इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें बड़ा करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस लेवल पे हम सिर्फ यही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब यही हो गया है। आध्यात्मिक सुख सुविधाएं अलग होती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं अलग होती हैं, बट आज के समय पे तो मतलब वही हो गया है ना, आध्यात्मिक से तो डेवलपमेंट का रिलेशन रहा ही नहीं आज के समय पे। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपने बर्थडे वगैरह पे 10 की जगह 20 या 100 पेड़ पौधे लगा सकते हैं। बस यही अपना अगर हम योगदान कर दें, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें इस बात के लिए याद रखेगी, बहुत ज़्यादा याद रखेगी। क्योंकि अगर हमने अभी चेंज नहीं किया, अभी हमने बदलाव नहीं किया, तो आगे आने वाले समय पे हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, नाती पोते आने वाले हैं, वो हमें गाली देंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारे पेड़ पौधे तबाह कर दिए, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया, और हमें मरने के लिए छोड़ दिया, कुछ खाना भी नहीं बच छोड़ा। इस तरीके से मैंने अपना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है जो पूरा कवर कर लिया। दोबारा से मैं आपको इंडेक्स लगाता हूँ और रिवाइज करा देता हूँ। परिभाषा बताई थी मैंने, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, मौसम में और क्लाइमेट में अंतर बताया था। मौसम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, अब चेंज होने के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर बहुत सारी बहस है।
कुछ एक बोलते हैं कि पृथ्वी की ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कुछ एक बोलते हैं कि हम कर रहे हैं यानी मनुष्य कर रहा है। चलो हम मान लेते हैं हम ही कर रहे हैं, 90% चांस यही है कि हम ही कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं कि हम औद्योगिकरण के बाद में GHG जो गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं, जो कि मैंने बताया था वातावरण में मिलती हैं, उनकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें तो आ रही हैं अंदर, सूर्य की किरणें अंदर आ रही हैं लेकिन बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो उसके कारण क्या है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ओके, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर ली। उसके बाद में ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात की। ओजोन एक परत है, O3 पाई जाती है। अब O3 को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ODS यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है अपना फ्रिज या रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाया जाता था। अब उसे रोकने के लिए तुरंत ही क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था और वो सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, उसके स्थान पर अभी क्या यूज किया जाता है, HCFC किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इस तरीके से। लेकिन वो अपना ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन अपने GHG में योगदान दे रहा है। ओके, उसके बाद में हमने बात की थी एसिड रेन। एसिड रेन में दो इंपॉर्टेंट बताए थे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अपना सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 एंड SO2, और ये मिलके बनाते हैं नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधों को और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। हीट आइलैंड क्या होता है, हीट आइलैंड जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली वगैरह, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं और वहाँ पे AC वगैरह यूज की जाती है, चारों तरफ वहाँ पे हवा पहुंच नहीं पाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो होता है बाहर के एनवायरनमेंट से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा होता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करोगे और हरियाणा वगैरह बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेम्परेचर होगा उसे 1 या 2 डिग्री सेल्सियस दिल्ली के अंदर मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ जितना भी AC लगी हुई है, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसे बोला जाता है हीट आइलैंड। मानव समाज पर वैश्विक तापमान के क्या प्रभाव पड़ रही है मैं आपको बता ही चुका हूँ। सी लेवल राइज हो सकता है, बर्फों का पिघलना हो सकता है, उसके अलावा अनटाइमली इवेंट हो सकते हैं, बाढ़ का आना, तूफान, आंधी। उसके अलावा अपना मैंने बताया था खाद्यान्न में कमी आने वाली है, हनी भी, खाद्य श्रृंखला भी मैंने आपको बताई थी, खाद्य श्रृंखला में नुकसान होने पे क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रीटीज बताई थी। इंटरनेशनल ट्रीटीज में दो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, आपको याद रखनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के नुकसान से रोकने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के क्षरण से रोकने के लिए। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो सही ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि US ने उसे रेटिफाई नहीं किया, कनाडा ने उसे विथड्रॉ कर लिया। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, ग्रीन हाउस गैसों के लिए पहली बार ट्राई किया गया। उसके बाद में अभी जो यूज किया गया है वो है अपना पेरिस ट्रीटी, जो 2015 में हुआ था कि 2030 तक हमें कम कर देना है और 21वीं सदी तक एंड तक हमें 2 या 3% जो टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। उसके लिए इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किया था वहाँ पे कि हम ऐसा करेंगे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में या संस्थाओं में एक और बताई थी मैंने, UNFCCC बताई थी, IPCC बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में पेरिस समझौता बताया था और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया था, हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है ये बताया, कुछ संभावनाएं बताई थी कि क्लीन एनर्जी यूज करो तभी आगे चेंज हो सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं ये भी बताया था कि हम अपने बर्थडे वगैरह पे, बर्थडे पे नहीं तो जब भी आपको कोई मौका मिले उस समय आप 10 पौधे लगा दो। पौधे लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में उसकी देखभाल भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने तो ये प्रण लिया है कि मैं अपने बर्थडे पे हमेशा 10 पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, मैं लगाऊंगा और उन्हें पालन पोषण भी करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का 360 डिग्री पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एंड बाकी आप इसे, आपको अच्छा लगा होगा तो ये KT सीरीज का है लेक्चर, तो इसे अपने किसी भी दोस्त के साथ में या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एग्जाम से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इन सारी चीज़ों को समझ सकता है। तो राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।